फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये खास अंक लेकर। हफ्ते की शुरुआत है और ये हफ्ता भी खबरों से पूरा खचाखच भरा रहने वाला है। काफ़ी गहमागहमी रहने वाली है। प्रधानमंत्री का टूर भी है, संसद का शीतकालीन सत्र भी है और भी है बहुत कुछ। और मैं हूँ जया सिन्हा और मेरे साथ हैं शहरा। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अगला जो 1 घंटा है उसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, साथ ही साथ पावर पैक्ड शो है ये। फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी होंगी, ग्राउंड स्टोरीज भी होंगी। बिल्कुल, तो आज सबसे खास ये होगा कि प्रधानमंत्री आज वाराणसी के दौरे पर हैं और जैसा कि हम जानते हैं, और आज स्वर वेद महामंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। 18 वर्षों से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये सबसे बड़े एक मेडिटेशन सेंटर के रूप में उभरता नजर आएगा। साथ ही जिस तरह से और भी तमाम अहम खबरें रहेंगी उस पर हमारी नज़र होगी। और जो आज पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र है ये उसका आखिरी सप्ताह है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको पारित कराना है और इसी पर नज़र होगी सरकार की किस तरह से जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले। बिल्कुल, और ये शीतकालीन सप्ताह के आखिरी सप्ताह में, शीतकालीन सत्र के इस आखिरी सप्ताह में कई महत्वपूर्ण विधेयक जिन्हें पास कराना जो है सरकार जिसके पर फोकस कर रही है, पास कराना उनकी जिम्मेदारी होगी। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक इस दौरान पास होते हैं और किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं होता है और बिना गतिरोध के अगर पास हो जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस शीतकालीन सत्र में। बिल्कुल, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून हैं उनसे जुड़े जो संशोधन जो विधेयक है उन पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भी अहम सुनवाई है, उस पर क्या कुछ अपडेट होता है अदालत की तरफ से ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जो मेन फोकस होगा, जो सबसे अहम खबर आज की होगी, प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा, उस पर हमारी खास नज़र होगी। हमारे संवाददाता भी लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे आज वाराणसी वासियों के लिए एक और बेहद खास दिन होने वाला है। करीब 19,000 से ज़्यादा की लागत की उन्हें जो है परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। यानी कि हम यहाँ पर विकास की जो बात कर रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ आज वंदे भारत ट्रेन की एक और कड़ी दिल्ली से वाराणसी, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे और वहाँ पर वो लोगों से भी जो श्रद्धालु हैं स्वर वेद महामंदिर, उनसे भी वो बातचीत कर लेंगे। यकीनन वाराणसी के लिए बेहद खास दिन होने वाला है। बिल्कुल, बहुत खास दिन होने वाला है क्योंकि काशी वासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार वो स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो जिस तरह से हम जानते हैं जया कि काशी का साहित्यिक और सांस्कृतिक अलग महत्व है, तो उस महत्व में और ज़्यादा चार चांद लगेंगे इस मंदिर के उद्घाटन से। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वाराणसी में आज पीएम मोदी स्वर वेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद करीब 19,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आईपीसी, सीआरपीसी की जगह लेने वाले संशोधित विधेयकों को आज लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े दूसरे संशोधन बिल को राज्यसभा से भी पारित कराने की होगी कोशिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज बंद। बचाव और राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम।
उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान के तट रक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना का दावा, उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च की मिसाइल। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दूसरे दिन वाराणसी के दौरे में। अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आज उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम यहां पर पहले स्वरवेद मंदिर का शुभारंभ करेंगे और श्रद्धालुओं को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे। फिर वो बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे और 19,150 करोड़ रुपए की लागत की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी, योग और साधना की तपस्थली काशी, जहाँ के भगवान विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी और काल भैरव के मंदिर की ख्याति दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ निर्माणाधीन एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जो काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की विजय पताका को और ऊंचा उठाने वाला है। अपनी काशी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उमराहा में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को भी संबोधित करेंगे। इस महामंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, बल्कि ये साधना का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले 58वें वार्षिकोत्सव में, जो कि सदाफल देव जी का जो वार्षिकोत्सव है उसके उपलक्ष्य में आए थे, और अब जब 100वीं यानी शताब्दी वर्ष का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वो 18 दिसंबर को एक बार फिर से यहाँ पर एक विहंगम कार्यक्रम है उसमें अपना उद्बोधन भाषण देंगे। स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री भारत की धरती से पूरी दुनिया में योग का संदेश फैलाएंगे, सामाजिक समरसता का संदेश फैलाएंगे, जो इस सर्ववेद महामंदिर का सूक्त वाक्य है, यहाँ की मूल भावना में निहित है। यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत सामंजस्य है। वाराणसी का स्वरवेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी होगा। करीब 64,000 वर्ग फीट में बने 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। महामंदिर में मकराना पत्थर पर स्वरवेद की सूक्तियां अंकित हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वरवेद, यानी एक तरह से जो अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनको विहंगम योग का प्रणेता कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो हिमालय में रह करके जो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, वो ऐसी कम से कम 1337 सूक्तियां इस पूरे मंदिर में उकेरी गई हैं, और ये उनका अपना ब्रह्म ज्ञान है। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प के समान है। मंदिर की खूबसूरती को निखारने के लिए दीवारों पर गुलाबी पत्थर की नक्काशी की गई है। मंदिर के ऊपर जो बीच में जो बड़ा कमल है और अगल बगल में दूसरे 8 कमल लगे हुए, तो अष्ट कमल और 9वां कमल आपका रंध्र ब्रह्म रंध्र है, उसको खोल के फिर आप अमरलोक की ओर यात्रा करते हैं। वो जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हमने दर्शाने के लिए पूरा कमल का कंसेप्ट लिया हुआ है। तो पत्थर का जो काम शुरू हुआ 2015 से, 15 के बाद अभी तक जो काम हो रहा है वो पत्थर में हुआ है। पहले हुआ था अलग, इससे धीरे धीरे फिर पत्थर में बना, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। सेव प्लेनेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करवाते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जो 7 मंजिला इमारत में है, और ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जीवन वृत्त का प्रदर्शन किया गया है। उनका जीवन सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित रहा। प्राचीन स्थापत्य और आधुनिक तकनीक के समन्वय से बन रहे इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के अनुयायी उत्सुक हैं। वाराणसी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो स्वरवेद महामंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा साधना स्थल होगा। इस महामंदिर के बारे में और जानते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की इस रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर काशी के बिल्कुल समीप, जिसको स्वरवेद मंदिर के नाम से जाना जाएगा,
अब पूरी तरह से बन करके तैयार होता हुआ दिख रहा है। पिछले 18 सालों से कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में लगे धर्मेश देसाई इस वक्त मेरे साथ है। धर्मेश जी, 18 सालों से इतना लंबा वक्त लगा क्यों इस बड़े मंदिर को बनाने में? पहले जो मंदिर बन रहा था, धीरे धीरे बन के प्लान बीच में थोड़ा चेंज हुआ कि 2014 से पत्थर की जो हमारे संत श्री विज्ञान देव महाराज जी बोले कि इसको पत्थर में लगाना है, तो पत्थर का जो काम शुरू हुआ 2015 से। 15 के बाद अभी तक जो काम हो रहा है वो पत्थर में हुआ है। देवदत्त साहब हैं जो कि पूरी डिजाइन की है उन्होंने। देवदत्त साहब, ये जो आपने खूबसूरत पेटल्स लगाए हैं और इतना बड़ा आर्किटेक्चर किया है, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा में ऐसा है कि ये मंदिर जो बन रहा है, ये जो संस्थान है उसका मेन कंसेप्ट है कमल का। तो अष्टकमल और नौमा कमल आपका रंध्र ब्रह्मरंध्र है, उसको खोल के फिर आप अमरलोक की ओर यात्रा करते हैं। वो जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हमने दर्शाने के लिए पूरा कमल का कंसेप्ट लिया हुआ है। सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। क्यों, हाँ, वो कैसे, क्योंकि सब लोग वेद से, 4 वेद तो सब लोग जानते हैं, स्वरवेद शायद कोई पहली बार सुन रहा हो। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग की स्थापना 1924 में की। इसका ये 100वां शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 25,000 कुंड वैदिक महायज्ञ हो रहा है, जो विश्व में शांति के लिए कर रहे हैं। आज विश्व में अराजकता फैली है, उसको शांति कैसे मिले पूरे विश्व के ऊपर, और सेव प्लेनेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। पेड़ लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करवाते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जो 7 मंजिला इमारत में है, और ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। हम लोगों को ध्यान सिखाते, जो पाश्चात्य संस्कृति के तरफ हमारा भारतवर्ष जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए और सनातन संस्कृति कैसे फिर से स्थापित किए जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने बहुत अच्छे से समेटा। तो स्पष्ट तौर पर सामाजिक समरसता, लेकिन जो युवा वर्ग है उसको कैसे भारतीय संस्कृति की जड़ों से एक बार फिर से जोड़ा जाए। काशी तो बहुत प्राचीनतम नगरी है और ज्ञान की नगरी है, और भगवान शिव को योग के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर यहाँ जो बन रहा है, वो भी भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण कहा जा सकता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, सर्ववेद मंदिर, वाराणसी। बिल्कुल विश्व को शांति का संदेश देगा ये सर्ववेद मंदिर। और क्या कुछ खास रहने वाला है आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जानेंगे हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे काशी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. माँ, ये खीर किसके लिए?
आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की। हमारे साथ हरिकेश और शैलेंद्र मिश्र, 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का एक तरह से कह सकते हैं कि काशी वासियों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्वर्वेद मंदिर, जिसका वो शुभारंभ करेंगे, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है काशी, और उसका जो शिखर पताका है उसे और ज़्यादा ऊंचा उठाने वाला है ये स्वर्वेद मंदिर। निश्चित तौर पर देखिए, ध्यान और योग की जो हमारी भारतीय परंपरा है, कैसे उससे दुनिया और बेहतर तरीके से जान पाए, और ख़ासतौर पर जो भारतीय युवा हैं वो हमारी इस महान विरासत को अच्छे से समझ पाए। हम जानते हैं कि उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र जहां पर एक साथ इतने हजार लोग बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं, निश्चित तौर पर इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे को देखें तो भारत का विकास जिस तरफ जा रहा है उसकी एक झलक दिखाई देती है। क्योंकि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तब हम अपने पुरातन संस्कृति, अपने महान संस्कृति, अपने महान वैभव को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रमों को देखें तो ध्यान योग की परंपरा किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, किस तरह से विकास में अंतिम आदमी जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण, जिसके बारे में हरकेश बहादुर हमारे सहयोगी ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, और कैसे एक नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अपनी जनता से मुखातिब होता है, अपने लोगों से, अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के साथ संवाद करता है। तो एक बहुत बड़ी एक तरह से देखें जो रैली है वो रखी गई है। तो इस तरह से जो भारत के विकास की जो यात्रा है, जिसमें समग्र विकास की बात होती है, सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं, हम अपने सभी पहलुओं को आगे ले जाकर दुनिया के सामने एक तरह से उदाहरण पेश करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो एक झलक हमें इन 2 दिन के दौरे में दिखाई देती है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यक्रमों के काशी वासियों को उसका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ कदम है। जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने 80 घाट से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद हमने देखा था कि काशी में जो लटके हुए तार थे बिजली के, उनको अंडरग्राउंड करने के विकास प्रक्रिया आगे बढ़ी, सीवेज प्लांट लगाए गए, सड़कें चौड़ी की गई, और उस दिशा में और लगातार काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक और सौगात, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं इस अपने संसदीय क्षेत्र में, काशी की धरती पर, तब काशी की जनता को, आसपास के लोगों को विकास की सौगातें जरूर मिलती हैं। तो किस तरह से भारत के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से शहरों के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, काशी उसका एक उदाहरण है जिसमें हम अपनी पुरातन संस्कृति, सभ्यता के साथ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और कैसे हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों के साथ विकास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इसका भी एक बेहद खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर पेश करता है काशी। हरिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, बरकी गांव का भी रुख करेंगे। प्रधानमंत्री, क्या कुछ अपडेट रहने वाला है आज, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? जिस तरह से 19,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, कैसे जमीनी स्तर पर वाराणसी वासियों को आज कई सौगातें मिलेंगी?
देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 19,155 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनकी आधारशिला भी रखेंगे, उनमें से कुछ की, और कुछ का लोकार्पण भी करेंगे। तो काशी में चूँकि वो यहाँ से सांसद हैं, तो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं नागरिकों की, उनका ख्याल रखते हुए कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे फुलवरिया 4 लेन है जो ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाएगा। BHU में कुछ 150 बेड के एक हॉस्पिटल में ऊंचीकृत किया जाएगा, उसको और बढ़ाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे राजकीय विद्यालय है बरेका में, उसमें जो भवन है उसका एक विस्तारीकरण किया गया है। यहाँ पे बरेका जो जाना जाता है बनारस रेल इंजन कारखाना, वहाँ के 10,000वें इंजन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो आधारशिला रखेंगे उनमें जैसे देवरिया में इंडियन ऑयल का जो भवन है उसका विस्तारीकरण है, चित्रकूट में सोलर मेगा पार्क का है। इसके अलावा जो आसपास के ज़िले हैं वो भी इसमें प्रभावित होंगे। रेलवे की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जो बरकी गांव है, मैं आपको बताऊं, वो बनारस के बॉर्डर का गांव है, और भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, ये इन गांवों को भी ये जो रैली होगी प्रधानमंत्री की वो प्रभावित करेगी जी। साथ ही जैसे बीते कल में जो शहरी क्षेत्र के परियोजनाएं थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो स्टॉल लगाए गए थे, लाभार्थियों से संवाद किया प्रधानमंत्री ने, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं, जो योजनाएं कार्य कर रही हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, वहाँ भी लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा आगे बढ़ रही है, और विकसित भारत को किस तरह से ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ भी जोड़कर, जो उनकी कला है, जो उनकी आप कह सकती नेतृत्व शैली है, जिसके माध्यम से वो लोगों को कनेक्ट करते हैं। और मैं 2 लोग मेरे साथ खड़े हैं जो बरकी गांव के पास के ही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है? हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बरकी में आ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है, मैं किसान हूँ और हम बगल के गांव बाराडी का रहने वाला हूँ। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि पीएम का हमारे क्षेत्र में हम लोगों के लिए बनारस से भदोही का जो रोड बहुत ख़राब स्थिति में, उसके चौड़ीकरण के लिए भी आज उद्घाटन करेंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पीएम के क्षेत्र के हैं और पीएम आ रहे हैं। उन लोगों पीएम का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये भी पास के गांव के हैं, और आप क्या कहेंगे बरकी गांव में जो प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है? प्रधानमंत्री जी का जो दौरा आज होने जा रहा है उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसमें कि कुछ योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग चूँकि बरकी के बगल के ही रहने वाले हैं, तो भदोही पास में है, तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि मिर्ज़ापुर, देवरिया, जौनपुर जी और कुछ आसपास के ज़िलों के लिए कुछ योजनाओं का आज लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा जी। तो भदोही भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है जहां से कालीन निर्यात होता है। बिल्कुल। उस कालीन निर्यातक शहर जिसने भारत की जीडीपी में अच्छा खासा डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए भी मोदी जी सोचेंगे। हमारी यही आकांक्षा है, यही अपेक्षा है। जय मोदी, जय भारत। देखिए, ये जो ग्रामीण हैं इनको भी पता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आने से आसपास के जिलों में भी बिल्कुल यहाँ पे बात सिर्फ वाराणसी या बरकी गांव की नहीं हो रही है, पूरे उस क्षेत्र की जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है उसकी झलक हम साफ तौर पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शैलेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। जी हाँ, और लोकसभा में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह IPC और CRPC की जगह लेने वाले भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव करेंगी। और संसद की आज की कार्रवाई पर और जानकारी लेते हैं, संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे। अनुज, आखिरी सप्ताह है, ऐसे में यहाँ पे जिम्मेदारी होगी कि सारे जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको पारित कराया जाए। क्या कुछ हलचल आप उम्मीद कर सकते हैं आज संसद में? देखिए, बिल्कुल जया, आखिरी सप्ताह भी है और आखिरी सप्ताह के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको इसी हफ्ते में पास कराना जरूरी होगा, क्योंकि ये ऐसे बिल हैं जिससे सीधे जनता के जो फायदे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। और सबसे पहली बात अगर आज हम लोकसभा की करें तो जो भारतीय न्याय संहिता है उससे जुड़े हुए 3 बिल जो हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको सदन में रखेंगे और इन बिलों के माध्यम से आने वाले समय में जो न्याय की प्रक्रिया है उसको ना सिर्फ जो आपराधिक मामले हैं उनमें देखिए अभी तक दंड की प्रक्रियाएं तो जया उसमें है, लेकिन लोगों को दंड के साथ साथ लोगों को न्याय भी मिले, इस तरह के जो प्रावधान है इन नए बिलों में किए जाएंगे। हम जानते हैं कि मानसून सेशन के अंदर भी भारतीय न्याय संहिता से जुड़े ये 3 बिल लोकसभा में आए थे, लेकिन उसको स्टैंडिंग कमेटी, जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी है, वहां उसको भेज दिया गया था और वहां से हम कहें तो कुछ नई सिफारिशें हैं, कुछ नए प्रावधान हैं जिनको इन बिलों के अंदर जोड़ा गया है और उसके बाद अब ये सदन के अंदर आज रखा जाएगा और इसके बाद चर्चा और पारित कराने के लिए आज इसको सदन में रखा जाएगा। दूसरे बिल की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण बिल है, पोस्टल सेवाओं से संबंधित बिल है। उसमें जो संशोधन हो रहा है वो इस बात के लिए होगा कि जो पोस्टल सेवाएं हैं वो सिर्फ अब डाक विभाग तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बैंकिंग सेवाएं भी जो है डाक विभाग के माध्यम से मिलेंगी और जो लोग हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधाएं डाक विभाग के माध्यम से मिले, इस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा की जब बात करें तो वहां भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, दूसरा संशोधन विधेयक बिल है। ये एक महत्वपूर्ण बिल इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अब से कुछ समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है और जम्मू कश्मीर को जो है एक बार दोबारा फिर से पुनर्गठन राज्य का हो, इसकी केंद्र सरकार लगातार तैयारी कर रहा है। ऐसे में वहां की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभाओं में मिले, ये एक महत्वपूर्ण बिल है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज संसद की जो कार्यवाही है उसमें दोनों ही सदनों के अंदर महत्वपूर्ण बिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले दिनों संसद में सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई थी उसको लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है।
ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि इन महत्वपूर्ण बिलों को वो पास करवाने में सरकार की मदद करे। बिल्कुल अनुज, बेहद महत्वपूर्ण बिल जो कि पटल पर रखे जाने हैं और उन पर चर्चा होनी है। ऐसे में विपक्ष की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि ये महत्वपूर्ण बिल पास हो सके। आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे और खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक नज़र डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वाराणसी में आज पीएम मोदी स्वर्वेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद करीब 19,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेने वाले संशोधित विधेयकों को आज लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े दूसरे संशोधन बिल को राज्यसभा से भी पारित कराने की होगी कोशिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज बंद। बचाव और राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना का दावा, उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च की मिसाइल। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होगी कि एडवोकेट कमीशन का प्रारूप यानी इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाए और सर्वे का तरीका कैसा होगा। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रही है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। और मथुरा से अजय मिश्र हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो अजय, आज ये बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई रहने वाली है और क्योंकि इसमें एडवोकेट कमीशन का जो प्रारूप है वो तय होगा और ये पता चलेगा कि किस तरह से सर्वेक्षण किया जाना है। अजय, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, अजय आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि मैं इस वक्त वाराणसी स्वर्वेद मंदिर के जी बिल्कुल तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, आज का दिन बेहद अहम। विवादित परिसर का सर्वे, एडवोकेट कमीशन लागू होगा नहीं होगा, इसको मंजूरी दी जाएगी, इस पे होगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन को मंजूरी दी थी, लेकिन किस तरह से इसका पूरा स्वरूप होने जा रहा है, इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम। तो बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि अगली सुनवाई
बिल्कुल, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज का दिन काफी अहम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बॉट लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। और वाराणसी से अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्वेद मंदिर के महत्व और कितना महत्वपूर्ण है ये स्वर्वेद मंदिर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, और किस प्रकार से ये योग और आध्यात्म का केंद्र बनेगा, और साथ ही साथ किस प्रकार ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, बताइए अजय। देखिए शैला, इस वक्त मैं काशी के विश्वनाथ मंदिर से अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं सापेक्षता दिखाऊं तो वहां से मैं करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्वर्वेद महामंदिर। ये समझने वाली बात है कि ये जो महामंदिर है वो कोई पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतना का स्थान है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ये सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को, युवाओं को कैसे देशभक्ति के साथ जोड़ा जाए, आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ा जाए, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और काशी की एक नई पहचान बनने जा रहा है। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि पिछले 18 सालों से ये जो कोशिश चल रही है, इसमें भारत को योग और साधना की एक महान केंद्र के रूप में स्थापित करने की जो पहल है, उस पे आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप इस वक्त जो तस्वीरों में देख रहे हैं विहंगम योग, जो कि यहाँ का फोकस है, विहंगम योग पर बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। और जो सदाफल देव जी, जो कि महर्षि जिनको हिमालय में जो आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने 1331 जो वर्सेस हैं, उनके मंत्र जो हैं, उनको अपने ग्रंथों में समाहित किया, और उन्हीं ग्रंथों को इस विशेष भव्य मंदिर में मकराना मार्बल पर विशेष तौर पर उकेरा गया है। तो स्पष्ट तौर पर जो सामाजिक उत्थान को लेकर के जो उनके भाव हैं, या फिर जो आध्यात्मिकता से जोड़ने वाले जो उनके वर्सेस हैं, उनसे तो लोगों को परिचित होने का मौका मिलेगा ही। साथ ही अगर आप देखें तो देश में युवाओं को आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ने का, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को योग और साधना के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा केंद्र आज काशी के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि 100वीं वर्षगांठ है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे 58 में जो वार्षिकोत्सव के अवसर पर, और तस्वीरें भी हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। और आज से कुछ बड़ा संदेश यहाँ की धरती से जरूर दुनिया के लिए होगा, जहां पर एक बार फिर से भारत पूरी दुनिया को योग और साधना के साथ एक बार फिर से समेटता हुआ नजर आएगा। और यहाँ का जो विशेष जो फोकस है शैला, मैं आपको बता दूं कि वो है यहाँ का अष्टकमल। ये कमल पर आधारित है, क्योंकि कमल को सनातन धर्म में सृष्टि के साथ जोड़ा जाता है, कमल को तपस्या और त्याग के साथ जोड़ा जाता है। और यही कमल का फूल हमें सिखाता है कि आप कीचड़ में भी पड़े हों तो भी आप जीवन को नहीं भूलें, और किस तरह से कैसे आप जीवन संसार के साथ निर्लिप्त रह करके आप अपने जीवन को जी सकते हैं, बिना मोह माया से फंसे हुए अपने जीवन को जी सकते हैं। और यही किसी भी साधना और योग का एक मूल होता है। तो आज बहुत बड़ा दिन है और सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक है। मुझे लगता है 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। सभी को इंतजार है करीब 11 बजे, पौने 11 बजे प्रधानमंत्री को
यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लोग बिल्कुल अजय, बेकरारी एकदम से हम कह इंतजार सकते हैं जिस तरह से हम बेहद खूबसूरती से देख रहे हैं, पिछले 18 वर्षों से इसका निर्माण हो रहा है। शिल्प कला का एक बेहद उत्कृष्ट नमूना निकल कर आएगा। ये स्वरवेद मंदिर शांति का संदेश देगा, अध्यात्म का संदेश देगा। जो तमाम पूरी दुनिया से लोग यहाँ पहुंचे, किस तरह से उनके लिए ये सफर यादगार होने वाला है, क्या कुछ जब वो वहां जाएंगे, क्या कुछ उन्हें मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए? तो मैं अपने कैमरामैन उत्तम सिंह को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन तस्वीरों पर फोकस करें जो फोकस करता है विहंगम योग पर। विहंगम योग स्वरवेद महामंदिर धाम दर्शन का बहुत ही बड़ा फोकस है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और यहाँ की जो नक्काशी है वो गुजरात से प्रभावित है, अक्षरधाम से प्रभावित है। अक्षरधाम के अंदर जो आप लकड़ी की नक्काशी देखते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त वास्तुकला और उकेरी गई है जो मकराना मार्बल पर, जो गुलाबी पत्थरों पर जो मंत्र उकेरे गए हैं वो पढ़ना अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव रहा है अभी तक हम सभी के लिए। और मुझे लगता है कि शब्दों में आध्यात्म के गूढ़ समेटना और संत के जरिए, संत वाणी के जरिए भारत की जो सनातन और सांस्कृतिक सभ्यता है और जो ज्ञान है उसको कैसे जीवन में उतारा जाए, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से, व्यावहारिक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, वो यहाँ पर है। और बीच में आप देख रहे हैं कि संकल्प विकसित भारत का भी है, मोदी की गारंटी भी है, जिसमें लगातार विकास के साथ कैसे सामाजिक चेतना को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लोगों को समझने के लिए मिलेगी। और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए काशी को न केवल पूजा, आध्यात्म और त्याग के साथ एक केंद्र जोड़ा जाएगा, बल्कि योग और साधना के साथ भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि सदाशिव, साम सदाशिव की ये धरती है। और आप जानते हैं विश्वेश्वर के साथ में के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है ये मंदिर। आप 4 वेदों के बारे में सुनते आए हैं, आज ये जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा उन तमाम लोगों को जो यहाँ पहुंचेंगे, एक अलग ही अनुभव उन्हें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हम इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री के संबोधन का। बहुत बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, क्या कुछ है आज आपके अखबारों के पिटारे में? के सुर्खियों के इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प और उस विश्वास की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में देश विकसित भारत बन के रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यात्रा है ये मेरी भी कसौटी है, ये मेरी भी परीक्षा है, और तमाम कई ऐसे बिंदुओं की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के भरोसे को जताया और कई सारी बातें इस दौरान कही। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है वो बेहद ही गंभीर मसला है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा में जो सेंध है इसके पीछे कौन लोग हैं और इसके मंसूबों को जानना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी लगातार काम कर रही है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दैनिक जागरण अखबार ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि स्वदेशी आकाश प्रणाली ने हवा में एक साथ नष्ट किए 4 लक्ष्य। डीआरडीओ ने ये बात बताई है और कहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी पर हवा में एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बनाने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना को अपने आंतरिक डिजाइन और विकास के प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिली है, आपको बता दें, जिसमें उसने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर का सफल परीक्षण किया है। तो रक्षा क्षेत्र से ये 2 अहम और महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबरें। अगली खबर की बात करें तो ये राष्ट्रीय सहारा अखबार ने ली है और इसके साथ ही आज सारे अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से बताया। ये है सूरत डायमंड बोर्ड्स से जुड़ी हुई खबर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये नए भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। इसके माध्यम से
जिससे कई सारे रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही साथ सूरत की जो चमक है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। चलते चलते बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार की इस खबर के साथ जो सुविधा से जुड़ी हुई है। दरअसल आधार संख्या दिए बिना अब आप KYC अपडेट करा सकेंगे। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है। दरअसल आप XML जिप फाइल के माध्यम से अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। सुरक्षा कारणों के चलते इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है। तो आज के अखबारों की ये है वो अहम और महत्वपूर्ण खबरें जो आम व्यक्ति से सरोकार रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर से क्या कुछ खास खबरें हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने आज लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और ये 12 घंटे से भी कम समय में उसका दूसरा मिसाइल प्रक्षेपण है। इजराइल ने गाजा में सीधे मानवीय मदद पहुंचाने के लिए पहली बार रास्ता खोला। इस रास्ते से गाजा वासियों के लिए खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति की तेजी से पहुंचने और दोगुना होने की उम्मीद। इजरायली सेना ने कल गाजा में हमास की सबसे बड़ी और चौड़ी सुरंग खोजी है। सीमेंट, कंक्रीट और इस्पात के इस्तेमाल से बनी ये सुरंग जमीन से 50 मीटर नीचे पाई गई है। गाजा सिटी में मिली ये सुरंग 4 किलोमीटर लंबी है। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने देश में हुए संसदीय चुनाव में अपनी जीत की घोषणा की। वुसिक ने कहा कि उनकी पार्टी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन संसद में बहुमत हासिल करेगा। वहीं सर्बिया के विपक्षी दलों ने कल सत्तारूढ़ दल पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कहा कि देश के स्नैप पोल की शुरुआती नतीजे आने के बाद राज्य चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। अर्जेंटीना में तूफान की वजह से 13 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति जैवियर माइली ने कई मंत्रियों के साथ रविवार को बाहिया ब्लैंका का दौरा किया। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य को भारत ने 2 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5 और आवेश खान ने 4 विकेट लिए। भारत के साई सुदर्शन ने अपने पहले ही वनडे में अर्धशतक लगाया। करियर का पहला वनडे खेल रहे साई सुदर्शन ने नाबाद 55 रन बनाए। ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। सीनियर चयन समिति ने KS भरत को उनके विकल्प के तौर पर चुना है। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के टीजर में शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस की वर्दी पहने हाथ में बंदूक लिए और गाड़ी से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी स्ट्रीमिंग फिल्म ड्राई डे का पहला गाना हल्ला मचा जारी हुआ। ये गाना एक उत्साहपूर्ण होली गीत है और इसे देव सालार पार्ट 1 सीज फायर का पहला टिकट साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली ने खरीदा। सालार की कास्ट के साथ पोज देते हुए फोटो भी खिंचवाई। और फिल्म एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी ही। लगभग 130 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ये फिल्म बन चुकी है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल KGF 2 से भी आगे निकल गई है। ये फिल्म हिंदी में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है।
और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। रायबरेली, सुल्तानपुर में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताया कि सरकारी योजनाओं की वजह से जिंदगी आसान होती जा रही है। रायबरेली के मीठापुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। इस मौके पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पा चुके लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। हमारे समूह की बहनें सब 1, 2 से 3 आजीविका कर रही हैं, हम भी किए हैं। अब तो हमारे घर में कोई समस्या भी नहीं होती है, जाने आने में भी कोई समस्या नहीं होती। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हम हमारे बच्चे दोनों सब परिवार हम एक छत के नीचे रहते हैं। हमें फ्री राशन भी मिल रहा है, गैस भी फ्री मिली है। सुल्तानपुर के दुबेपुर विकासखंड के छरौली गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नवजात शिशु को अन्न प्राशन करवाया गया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूरे देश के उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित भारत यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। हमारे समूह में जब आरएफ का पैसा आया 15,000, तो उससे हम ऋण ले करके अपना सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग लिए, प्रशिक्षण, और 5,000 में हम सिलाई मशीन खरीदे। जब कोरोना काल के समय में, महामारी के समय में सब लोग घर में बैठे थे, तो हम अपने समूह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और एनआरएलएम विभाग के सहयोग से 15,000 मास्क डीएम तक के लिए और अपने ब्लॉक में बंटवाए बना करके 45,000 मास्क हमने जीवन ज्योत हॉस्पिटल का भी ठेका लिया। हम 5-6 दीदी मिलकर मास्क तैयार किए, जिससे 45,000 की हमारी आमदनी भी, इनकम भी हुई। मैं जब से किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया, प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये सालाना मुझको प्राप्त होता है, जिससे मुझको दवा, बीज, खाद लेने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ नमकीन का छोटा गृह उद्योग लगा है और पहले हमारे पति जी मजदूरी करते थे, लेकिन मजदूरी करते करते उतना लाभ नहीं मिलता था। फिर हमारे श्रीवास्तव सर जी पहले थे, श्री अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने हमें समूह से जोड़ा सन 2008 में। फिर हमारा समूह बना, फिर समूह से सीसीएल हुआ। सीसीएल से हमने 30,000 रुपये का लोन लिया। लोन लेकर हमने घर में जनरेटर खरीदा और सेव बनाने वाली मशीन खरीदा। उसको खरीदने के बाद हमारा घर मकान सब बन गया और हमें अच्छा लाभ भी मिल रहा है। मेरा बीसी सखी के पद पर 2022 में चयन हुआ, तब से आज तक मैं उसी पद पर कार्यरत हूँ और मेरे द्वारा महीने का लगभग 60 से 65 लाख का ट्रांजैक्शन किया जाता है और मेरे द्वारा एक दिन में 3 से साढ़े तीन लाख का ट्रांजैक्शन किया जाता है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़ के विद्युत सखी के पद पर काम करती हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र के सर्किट हाउस में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये यात्रा सुदूर इलाकों तक भी पहुंचकर सरकारी सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए सीधे माध्यम के रूप में काम कर रही है। भागीदारी के मामले में 80 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी है। बिल्कुल, तो ये संकल्प यात्रा जो आदेश के कोने कोने में पहुंच रही है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
आज दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना। और आइए अब जानते हैं तापमान। मिजाजी मौसम के साथ ही नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं वेनेजुएला। जी हाँ, यहाँ पर क्रिसमस सीजन में पारंपरिक स्ट्रीट रेस का आयोजन किया गया। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।